नमस्कार सभी को। जेपीएससी 2026 जो निर्धारित तिथि मतलब 19 अप्रैल कल को होने वाली है, इसमें पेपर 2 झारखंड स्पेसिफिक क्वेश्चंस जिसमें लोग यूजुअली उलझ जाते हैं, हमने कुछ क्वेश्चंस को संकलित किया है, यहाँ हम लेकर आए हैं, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सिमुलेटेड एमसीक्यू और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं अलग अलग टॉपिक से, अलग अलग लेवल ऑफ डिफ़िकल्टीज़ के साथ। अगर आपने अभी तक सारे सिलेबस को पूरा कर लिया है, अच्छे से प्रिपेयर कर लिए हैं या नहीं भी किए हैं, तो लास्ट टाइम रिवीजन के लिए ये मैराथन सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे पहली चीज़ कि इसे आप 2x स्पीड या 1.5x स्पीड में आप इसको चेंज कर लीजिए ताकि आपका टाइम थोड़ा कम जाए। ठीक है, जो स्पीड है इसको आप प्लीज़ 1.5x या फिर 2x में कर लीजिए, क्योंकि अभी क्या होने वाला है कि जिस तरीके से हम लोग इस क्लास को कंप्लीट करेंगे, इसमें टोटल 50 क्वेश्चंस है, 50 क्वेश्चंस का एक कलेक्शन है। इसके बाद हम बैक टू बैक और भी क्वेश्चंस लेके आएंगे ताकि आप लोगों की प्रिपरेशन सॉलिड होती जाए। मैं जो भी यहाँ पर क्वेश्चंस आप लोगों के सामने ला रहा हूँ, मैं कोशिश करूँगा कि उनको प्रॉपरली एक्सप्लेन कर पाऊँ, जितने भी इजीली आप लोगों को बता सकता हूँ मैं उनको बताऊँ। और आप हमारे साथ, अगर आप इस वीडियो को कभी भी देख रहे हैं तो आप इन वीडियोस को कंटिन्यूअसली आप 2x स्पीड में आप सॉल्व करते जाएंगे तो आपके प्रिपरेशन और भी अच्छे हो जाएंगे। कल जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कल जब 19 अप्रैल को आप एग्ज़ाम देने के लिए जाएंगे तो आपका प्रिपरेशन और भी कंसोलिडेटेड होगा, और भी ज़्यादा स्थायी हो जाएगा, मजबूत होगा। आपने क्या पढ़ाई की है अभी तक कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिल्कुल भी नहीं फ़र्क पड़ता। आपने जो पढ़ाई की है, सभी बच्चों ने, सभी सभी अभ्यर्थी, सभी जितने भी लोग इस एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करने वाले हैं, सभी ने पढ़ाई की है। अब डिपेंड करता है कि आपकी स्ट्रैटेजी कितनी ज़्यादा स्ट्रांग है। अगर आप अभी इस चीज़ को समझ लेते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे। तो हम शुरू करते हैं महा मैराथन सीरीज़ का पहला पार्ट, जहां पर जेपीएससी के दूसरे पेपर, प्रीलिम्स का दूसरा पेपर, जिसमें झारखंड स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा जाता है, इसके पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, एमसीक्यू, जितने भी उन पीवाईक्यू के बेसिस पे जितने भी सवाल बन सकते हैं, मैंने यहाँ लगभग 50 सवाल लाया हुआ है। इसके बाद पार्ट 2 में मैं और 50 सवाल लाऊंगा। कोशिश करूंगा कि कुछ सीरीज लाऊं आप लोगों के सामने ताकि आप लोग कल एग्जाम जाने से पहले लास्ट टाइम प्रिपरेशन बहुत ही अच्छा कर सके। तो हम शुरू करते हैं बिना किसी देर के, ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाएँ, आपका समय ज़्यादा बर्बाद ना हो। तो पहला स्लाइड है हमारा, जिसमें सवाल पहला है, इसमें है झारखंड का इतिहास। यहाँ झारखंड का इतिहास, झारखंड कब बना, झारखंड में क्या चीज़ें हैं, राजधानी कहाँ थी, और इसी की तरह और भी जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। पहला सवाल है, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ है। देखिए, झारखंड राज्य का जो गठन है, झारखंड राज्य का गठन जो है, ये कब हुआ है, बिरसा मुंडा जयंती के दिन। ठीक है, ये याद रखना, ये सवाल दोनों बनता है, बिरसा मुंडा जयंती के दिन। ठीक है, जयंती के दिन। कौन सा दिन है वो है 15 नवंबर 2000। सही सवाल है, बिरसा मुंडा। अगर आपसे सवाल पूछ लिया, मैं आप लोगों को जो ट्रिक है, या फिर अगर सवाल पलटकर आपसे पूछा जाए तो आप किसी भी तरह से उलझेंगे नहीं। अगर आपको झारखंड राज्य का गठन नहीं पूछकर अगर पूछ लिया जाए बिरसा मुंडा जयंती कब है, तो आप सिंपली 15 नवंबर 2000 को डाल सकते हैं। सवाल नंबर दूसरा है, प्रश्न दूसरा, कि ब्रिटिश काल में साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी, ठीक है, साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी मतलब दक्षिण पश्चिम जो क्षेत्र है, उसकी राजधानी कहाँ थी। देखिए, ये बहुत ही, इसका मैंने, क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन है ये जो आपके मेंस में भी पूछा गया है, लेकिन अभी हम मेंस पे फोकस नहीं करेंगे। मैंने इसके बाद ये पहले आप जान लीजिए कि साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी जो है वो रांची जो है, हजारीबाग, हजारीबाग नहीं, रांची नहीं, हजारीबाग जो है वो साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी मतलब दक्षिण पश्चिम जो
क्षेत्र है उसकी राजधानी जो थी वो हजारीबाग थी। अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये हजारीबाग और रांची, अभी मैंने बीच में रांची भी बोला, इसका रीजन है, देखिए इसका, इस जगह पर आइए। देखिए बोला जा रहा है कि दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी की राजधानी का मुख्यालय जो है वो रांची, विशेष रूप से इसकी स्थापना प्रारंभ से किशनपुर रांची में हुई थी और कोल विद्रोह के बाद 1834 में स्थापित इस एजेंसी का मुख्यालय वहीं था। बाद में 1854 में इसका नाम बदलकर छोटा नागपुर डिवीजन रख दिया गया। ठीक है, तो अभी इस बात को जानना जरूरी है कि मैंने यहाँ पर रांची बोला था, लेकिन ये इसको मैं यहाँ हजारीबाग क्यों रख रहा हूँ, क्योंकि देखिए अगर आप इन इन दो सवालों में आपको परेशानी इसलिए होती है क्योंकि हजारीबाग जो है इसको कुछ किताबों में मेंशन किया गया है। हजारीबाग को दक्षिण पश्चिम सीमांत क्षेत्र जो है उसकी राजधानी के लिए हजारीबाग को रखा गया है। लेकिन अगर आप इस जगह पर जाते हैं जहां पर मुख्यालय का, या फिर अगर आप किताबों को देखते हैं जहां पर ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड के बारे में बताया गया है, वहां पर इसका साफ क्षेत्र विशेष रूप से बताया गया है किशनपुर या रांची में। ठीक है, तो हम लोगों को अगर सवाल आता है, ये ऐसा सवाल आता है, तो हम लोग, और हाँ इसको, इसके बारे में आप जान जाइएगा कि ये PYQ में पूछा गया था। अब ये PYQ में पूछा गया था, तो जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में ये सवाल पूछा गया तो JPSC के पेपर में हजारीबाग को सही बताया गया था। लेकिन आपका ये हमारे विकिपीडिया से मैंने इसको उठाया हुआ, इस जगह से उठाया हुआ है, इसका स्तोत्र यही है, रांची यहाँ लिखा हुआ है। तो इस बात के लिए थोड़ा कन्फ्यूजन है, लेकिन आप JPSC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में ये सवाल पूछ लिया गया है ऑलरेडी, और इसमें ये बताया गया है कि हजारीबाग ही साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी या दक्षिण पश्चिम सीमांत क्षेत्र का की राजधानी हुआ करती थी। ठीक है, तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा स्मार्टली लगाएंगे। ठीक है, अगर मेरी बात माने तो देखिए, क्योंकि आपके गूगल में और विकिपीडिया में और किताबों में यही लिखा हुआ है, तो हम रांची के साथ जा सकते हैं, लेकिन ये JPSC के दूसरे पेपर में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में हजारीबाग को ही मेंशन किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैं कंफ्यूजन में नहीं छोड़ रहा हूँ, आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि देखिए ये सारी चीज़ें पूछ ली गई हैं और ऐसा ही जवाब था। रांची मैंने आपको इसलिए दिखाया है क्योंकि आपको पता हो कि मैंने यहाँ पर रांची को क्यों बताया, और हजारीबाग इसलिए बताया है क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का जो आंसर की आता है JPSC का, उसमें हजारीबाग बताया गया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। कोल विद्रोह कब हुआ था? कोल विद्रोह कब हुआ है? 1831 और 32 में। कोल विद्रोह 1831 और 32 में। अब एक सवाल और, कोल विद्रोह के बाद कोल विद्रोह कौन से काश्तकारी अधिनियम की संरचना करने में सहायक है? कौन सा? देखिए झारखंड में दो तरह की काश्तकारी टेनेंसी एक्ट है, एक है CNT, दूसरी है SPT। काश्तकारी मतलब टेनेंसी एक्ट होता है, CNT मतलब छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, SPT मतलब संथाल परगना टेनेंसी एक्ट। छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट जो है वो कोल विद्रोह के वजह से आया है। संथाल परगना टेनेंसी एक्ट 1855 में संथाल विद्रोह, संथाल हूल की वजह से आया है। कब हुआ था कोल विद्रोह? 1831 और 32 में। ठीक है, सिंपल रखेंगे क्वेश्चन को, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे। जहां पर एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होती है वहां एक्सप्लेन करूंगा मैं। जो एकदम स्ट्रेट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मैं ऑब्जेक्टिव और थोड़ा सा डिस्क्राइब करके आगे बढ़ूंगा। प्रश्न 4, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, ये सवाल अगर आपको नहीं पता है तो आपको रुक कर देखने की ज़रूरत है। ठीक है, ये सवाल, और ये जान जाइए ये PYQ में पूछ लिया गया है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछा गया। मैं आप लोगों को मेंशन करता जाऊंगा कि कौन सा PYQ में पूछा गया है, कौन सा मैं साइमुलेटेड बना के रखा हूँ। देखिए ये साइमुलेटेड क्वेश्चन है क्योंकि मैंने ऑलरेडी CNT और SPT एक्ट में कुछ सवाल, एक लेक्चर बनाया था, PYQ भी बना दिया था उसमें। संथाल विद्रोह का नेतृत्व जो है वो किसने किया है, आप ये बताएंगे, और कब किया है वो भी बताएंगे। अगर आप ये सवाल देख रहे हैं तो आप इसका कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे। कल तैयारी जो है वो पुरजोर तरीके से होनी चाहिए। बहुत अच्छे से याद रखिएगा, आप कितना पढ़ते हैं से कोई फर्क नहीं पड़ता।
आप कितना समझते हैं, कितने अच्छे तरीके से परीक्षा के लिए तैयार हैं, ये प्रिपरेशन कहलाता है। ठीक है, आपने कितनी पढ़ाई की है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, एक आप प्रशासनिक सेवा में जा रहे हैं, ना कि आप विद्वान बनने के राह पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इस जगह पर हम एक इस जगह पर मैंने कोल विद्रोह का एक छोटा सा स्लाइड बनाया हुआ है। अगर आपको ये देखना है तो आप देख सकते हैं। देखिए कोल विद्रोह छोटा नागपुर क्षेत्र का एक प्रमुख आदिवासी विद्रोह था। कब हुआ था? 31-32 में, 1831-32 में। झारखंड का पहला संगठित जनजातीय विद्रोह माना जाता है ये। ठीक है, इससे पहले भी बहुत सारे टाना भगत आंदोलन है ना, जो पहले 1700 में भी हो गए थे। विद्रोह का क्षेत्र कौन सा था? छोटा नागपुर, टेनेंसी, छोटा नागपुर, पठार। वर्तमान जिला कौन कौन है? देखिए रांची है, सिंहभूम है, हजारीबाग, पलामू, मानभूम। ठीक है, मानभूम है। ये सारे वर्तमान झारखंड बंगाल क्षेत्र हैं। इसके अलावा आप सरायकेला, 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 खरसवां। ठीक है, सरायकेला, खरसवां, खरसवां। इसके अलावा सिंहभूम हो गया। ठीक है, दोनों सिंहभूम, ठीक है, पश्चिम और पूर्वी दोनों। तो आप क्या कर रहे हैं? इसके अलावा एक और जो इस कहां पर और सबसे ज्यादा देखा गया है, विद्रोह कहां देखा गया था? देखिए बड़ा अजीब है कि सिर्फ ऐसा नहीं कि इन्हीं क्षेत्रों में देखा गया था, कुछ ऐसे भी जिले हैं जिनमें ये विद्रोह देखा गया, जैसे बोकारो का। उस जगह पर आज भी बहुत छोटे रूप में, बोकारो में बहुत छोटे रूप में, छोटे क्षेत्र में ये फैला हुआ है। इन जगहों पर टेनेंसी एक्ट, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम लगाया भी गया है। कौन कौन सी याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाए कि कोल विद्रोह में कौन कौन सी जनजातियां आई थी, उसमें भाग ली थी, तो मुंडा, हो, उरांव, भूमिज और अन्य कोल समूह। ठीक है, कोल मतलब आदिवासी समूह। ठीक है, अभी एक और सवाल मैं यहां पर जोड़ दे रहा हूं। अभी झारखंड में, ये सवाल आप लोग देखकर बताएंगे, झारखंड में कितनी जनजातियां रहती हैं? अगर आपसे पूछा जाएगा कि वर्तमान समय में झारखंड में कितनी जनजातियां विद्यमान हैं, कितनी जनजातियों को वहां पर रजिस्टर किया गया है, तो आप देखकर बताएंगे टोटल। ये क्वेश्चन अच्छा है, काफी बढ़िया है। अगर आगे के क्वेश्चंस में आ जाता है तो अच्छी बात है। और देखिए इसी को मैंने थोड़ा सा और आगे बढ़ा दिया है कि हाँ, उलगुलान आंदोलन किससे संबंधित है? देखिए उलगुलान आंदोलन किस चीज से संबंधित है, याद रखेंगे। उलगुलान जो है वो बिरसा मुंडा से संबंधित है। कब हुआ था ये बिरसा मुंडा आंदोलन? जो है वो 1899 में से लेकर 1901 तक, या 1900 तक, 1900 तक, 1899 से 1900 तक उलगुलान आंदोलन कहा जाता है। ठीक है, देखिए अब हम लोग आते हैं कि संस्कृति पे, झारखंड की संस्कृति पे। यहां से हम लोगों का जो सवाल ऊपर था ये परिचय से था। इसके अलावा और भी हम सवाल लाएंगे, लेकिन अभी आप इन सारे सवालों को बहुत ध्यान से समझिए। मैं हर एक चीज को डिस्क्राइब करता जाऊंगा और भी सवाल लेता हूंगा, ताकि आपका पेपर 2 जो कंफ्यूजिंग पेपर होता है वो आपका स्ट्रांग हो जाए। ठीक है, मैं PYQ के साथ लेकर आ रहा हूँ, इसलिए आप लोगों को होपफुली आशा है कि कम परेशानियां हो। ये लास्ट टाइम प्रिपरेशन के लिए सबसे बढ़िया एकदम सॉलिड रणनीति है, तैयार रहिए। झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन है? ये संस्कृति से सवाल पूछी जा रही है। झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आया है। कौन सी है इनमें से? संथाल है। सबसे बड़ी जनजाति जो है वो संथाल है। ठीक है, चल इसके बाद हम आते हैं सवाल 7 में। सरहुल पर्व किस जनजाति का मुख्य पर्व है? सरहुल जो है वो किस जनजाति का मुख्य पर्व है? वो है मुंडा। सरहुल पर्व जो है वो मुंडा समुदाय का, मुंडा जनजाति का मुख्य पर्व है। सोहराई पर्व किससे संबंधित है? सोहराई जो है वो किस चीज से संबंधित है? वो है पशुधन पूजा। ठीक है, पशुधन पूजा। ठीक है, चलिए ये हमारे संस्कृति से सवाल पूछी जा रही है। फिर से आप देख लीजिए, सरहुल जो है मुंडा की है, मुंडा समुदाय इसका मुंडा समुदायों का पर्व है ये। और सोहराय जो है वो पशुधन यहाँ पर
पशुओं की पूजा होती है। आगे बढ़ते हैं। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम सीएनटी कब लागू हुआ? अगर आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर देखा हुआ है हमारा, तो आप इस चीज़ के लिए तुरंत एकदम सिंपली आप लोग जानते हैं। ठीक है, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में भी पूछा गया है। पुराने क्वेश्चन पेपर जो ऑलरेडी जेपीएससी ने कंडक्ट किया है उसमें ये सवाल आया था। ठीक है, तो कब है सीएनटी एक्ट कब लागू हुआ है? 1908 में। ठीक है, संथाल परगना अधिनियम कब लागू हुआ है? एसपीटी एक्ट कब लागू हुआ है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1949 में। याद रखेंगे, 1908 में सीएनटी आता है, 1949 में एसपीटी आता है, संथाल परगना टेनेंसी एक्ट आता है। सवाल अगर पूछ लिया जाए कि सीएनटी और एसपीटी दोनों में से कौन ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, ठीक है, सशक्त कानून है, तो याद रखेंगे एसपीटी, संथाल परगना टेनेंसी एक्ट जो है वो सशक्त कानून है। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 11 में। सीएनटी एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं है, क्वेश्चन पेपर में नहीं आया है, लेकिन इस सवाल के लिए आप लोग बहुत तैयार रहिए। इसलिए क्योंकि ये जो है ना, इस बार हम अब जो क्वेश्चन आ रहा है वो बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे और पुराने सवालों को देख रहे हैं जो जेपीएससी ने पहले कंडक्ट कराई है, वो बहुत ऑब्जेक्टिव था कि उसका मुख्य वो कब हुआ, क्यों हुआ। अब हो रहा है कि मुख्य उद्देश्य क्या है, एम बताइए। ठीक है, जैसे पहले सवाल पूछा जाता था कि उत्पादन जिला का नाम बताओ, बस आपसे एक शब्द में आंसर ढूंढा जाता था, लेकिन अब एक शब्द में नहीं ढूंढा जा रहा है, तो ऐसे सवाल का आना, इनके पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। ठीक है, तो सीएनटी एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? सीएनटी एक्ट का मुख्य उद्देश्य है भूमि संरक्षण। टेनेंसी एक्ट है, काश्तकारी अधिनियम है, जो इस क्षेत्र में, छोटा नागपुर एरिया में जो जगह आते हैं, जिन जिन जगहों को हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया है, जिन जगहों को जो जगह जिन जगहों पे सीएनटी एक्ट लागू होता है, लागू क्षेत्र है, वहां पर छोटा नागपुर टेंडेंसी एक्ट यूज किया जाता है, लागू किया जाता है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है भूमि को संरक्षित करना। किससे? बाहरियों से। कैसे? जो भूमि कृषि उत्पादक है, जो फर्टाइल लैंड है, उन उन जमीनों पे व्यवसाय नहीं होने देना है। लोगों को कोई एक से दूसरे किसी को बेच नहीं सकते हैं, ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे उद्देश्य हैं। इसके बारे में थोड़ा भी डिटेल जानना है, सीएनटी एक्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सीएनटी और एसपीटी, अगर मैं फिर से बता रहा हूँ, सीएनटी एंड एसपीटी ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स और मेंस के लिए, प्रीलिम्स प्लस मेंस के लिए। प्रीलिम्स के लिए जितने सवाल आ रहे हैं उससे कम से कम 2 गुना 3 गुना ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं मेंस में। मैंने इसमें लेक्चर वीडियो बनाया हुआ है, अभी समय ज़्यादा नहीं है, कल आपके पेपर्स हैं, प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हो जाएगा तो मैं मेंस पे फोकस करूँगा। एक एक करके जितने भी झारखंड ओरिएंटेड टॉपिक्स हैं मैं कोशिश करूँगा उन पे लेक्चर लाऊं, उनके ऊपर कैसे सवालों का जवाब लिखना है, आंसर राइटिंग कैसे करनी है, इन सब पे हम वीडियोस लेकर आएंगे। अभी के लिए हम लोग इस पे फोकस करते हैं। झारखंड का सर्वाधिक कोयला उत्पादन जिला कौन सा है? ठीक है, ये बहुत बढ़िया सवाल है। याद रखेंगे, सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादन कौन सा जिला करता है? वो करता है धनबाद। ठीक है, याद होगा आप लोगों को, एक बहुत फेमस मूवी आई हुई थी जिसका नाम था गैंग्स ऑफ वसेपुर। गैंग्स ऑफ वसेपुर, ये गैंग्स ऑफ वसेपुर, अभी मैं आप लोगों को भटका नहीं रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा अच्छे से समझिए, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। गैंग्स ऑफ वसेपुर मूवी कौन से जिले में बनाई गई है, या किस जिले को बनाया गया है? तो गैंग्स ऑफ वसेपुर जो है वो कौन से जिले को सोचकर बनाया गया है? धनबाद जिले को सोचकर बनाया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 13, नेतरहाट किसके लिए प्रसिद्ध है? जो बच्चे सैनिक स्कूल वगैरह में पढ़ते हैं या पढ़े हैं, या फिर आपको पता होगा कि क्लास 6 के बाद बच्चे चले जाते हैं सैनिक स्कूल में। नेतरहाट में बहुत फेमस एक बोर्डिंग स्कूल है, ऑब्वियसली बिल्कुल है, तो हम वहाँ पर बोर्डिंग स्कूल के बारे में नहीं लिखेंगे। ठीक है,
हम किस चीज़ के लिए लिखेंगे? नेतरहाट अगर पूछा जाएगा इन 4 में से तो हम लोग याद रखेंगे पहाड़ी पर्यटन स्थल। याद रखिएगा, नेतरहाट एक ऐसा जगह है जिसको झारखंड का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। बहुत ही ज़्यादा सुंदर जगह है ये, ठीक है। ये टूरिस्ट प्लेस है, लोग जाते हैं, घूमते हैं, बहुत सुंदर जगह है, ठीक है। कहते हैं कि यहाँ यहाँ का सूर्योदय जो सनराइज़ है वो देखने को बनता है, लोग जाते हैं बस सनराइज़ देखने के लिए। तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर जगह है नेतरहाट। अभी के लिए हम जानेंगे कि पहाड़ी पर्यटन स्थल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दामोदर नदी को कहा जाता है, दामोदर नदी को क्या कहा जाता है? याद रखेंगे, बंगाल का शोक कहा जाता है, ठीक है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, ठीक है। सवाल 15, ठीक है। प्रश्न 15 है, भारत का पहला स्टील प्लांट कहाँ स्थापित हुआ? भारत का पहला स्टील प्लांट कहाँ स्थापित हुआ है? देखिए, अभी हम लोग संस्कृति के बारे में पढ़ रहे थे, इससे पहले हम लोगों ने एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ा, वहाँ पर क्या है, किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, जब कोयला कहाँ सबसे ज़्यादा उत्पादन हो रहा है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली है। अब हम लोग जो पढ़ेंगे ये है अर्थव्यवस्था। झारखंड की अर्थव्यवस्था से सवाल है, भारत का पहला स्टील प्लांट कहाँ स्थापित हुआ है? भारत का पहला स्टील प्लांट स्थापित हुआ है जमशेदपुर, ठीक है। याद रखेंगे, TISCO, टाटा स्टील कंपनी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक सेकेंड, टाटा स्टील कंपनी जो है ये बहुत फेमस है, भारत में बहुत लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती है ये, ठीक है। कहाँ पर है? जमशेदपुर में। आगे बढ़ते हैं। झारखंड का यूरेनियम खदान स्थित है। यूरेनियम खदान कहाँ पर स्थित है? देखिए, यूरेनियम खदान जो है वो स्थित है जादूगोड़ा में, ठीक है। यूरेनियम किस लिए यूज़ किया जाता है? न्यूक्लियर पावर के लिए, ठीक है। भारत में क्या न्यूक्लियर सबसे ज़्यादा यूरेनियम जो है वो यहाँ से ही आता है, झारखंड से ही आता है। संसार में सबसे ज़्यादा यूरेनियम कहाँ से आता है? ऑस्ट्रेलिया से आता है। इसीलिए आप अगर इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पर आपको एक चीज़ समझ में आएगा कि सभी जो देश हैं वो ऑस्ट्रेलिया के साथ दोस्ती क्यों करना चाहते हैं, ठीक है। तो उसका कारण है यूरेनियम, और वो लोग न्यूक्लियर पावर जनरेट करने के लिए यूज़ करते हैं। आगे बढ़ते हैं हम सवाल नंबर 17 में। झारखंड में कुल कितने जिले हैं? झारखंड में कुल कितने जिले हैं ये आप बताइए, ठीक है। ये आप बताएंगे, आप सभी बताएंगे कितने हैं। 22 है, 24 है, 26 है, 28 है, ये आप बताएंगे। देखिए, मैंने इसके लिए एक कूट बनाया है ताकि आप लोगों को समझ में भी आए। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो आप लोग सिंपली इस जगह से, मैंने यहाँ इसको डिस्क्राइब किया है, यहाँ पर से आप गिन के भी लिख सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से आपको जानना चाहिए सभी जिलों का नाम भी। और यहाँ पर 5 डिवीजन है, याद रखेंगे। पूरे झारखंड को 5 डिविजन्स में बांटा गया है, ठीक है। 5 डिविजन्स में बांटा गया है। 5 डिविजन्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला है यहाँ संथाल परगना, इसको मैं लिख दे रहा हूँ संथाल परगना ऐसे। इसके बाद क्या है? इसके बाद है नॉर्थ छोटा नागपुर, मतलब उत्तरी छोटा नागपुर, नॉर्थ छोटा नागपुर, NC लिख दे रहा हूँ मैं। यहाँ पर इस वाले को, इस जो हमारा पर्पल कलर का है, इसको हम कहते हैं पलामू डिवीजन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसको हम लोग, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट देख चुके हैं। ये है साउथ छोटा नागपुर, साउथ या दक्षिणी छोटा नागपुर। दक्षिणी छोटा नागपुर वो क्षेत्र है जहां पर CNT एक्ट पूर्ण तरीके से लगता है। इसके बाद है ये जो ब्लू में है, इसको कहते हैं कोल्हन डिवीजन, और ये हो गया हमारा टोटल 5 क्षेत्र। छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट छोटा नागपुर डिवीजन और कोल्हन डिवीजन दोनों में लगता है, और इसके अलावा बोकारो के कुछ क्षेत्र में, ठीक है। ये मैं आप लोगों को बस समझाने के लिए रख दिया हूं। इसके बाद है सवाल, झारखंड की प्रथम महिला राज्यपाल कौन रही हैं? याद रखेंगे इस चीज को। पहली महिला राज्यपाल जो है वो वही है जो अभी वर्तमान राष्ट्रपति हैं। कौन है वो? द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। द्रौपदी मुर्मू, ठीक है, ये प्रथम राज्यपाल रही हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं सैयद सिप्ते रजी, इसके बहुत सारे लोग हैं, लेकिन अभी हम लोग बिना कंफ्यूजन के ये याद रखेंगे कि पहली महिला राज्यपाल जो हैं वो द्रौपदी मुर्मू रही हैं। सवाल नंबर 19 में आते हैं। तिलका मांझी, ये जो अब सवाल हम लोग कर रहे हैं, ये सब के सब सवाल हमारे आंदोलन और व्यक्तित्व को लेकर होगा,
ठीक है, देखिए यहाँ तिलका मांझी से है, इसके अलावा ताना भगत, सभी के सभी हमारे व्यक्तित्व और झारखंड में हुए आंदोलन से जुड़ा होगा। ठीक है, सवाल 19, प्रश्न 19 है, तिलका मांझी का वास्तविक नाम क्या था? क्या नाम था वास्तविक उनका? उनका नाम था जाबरा पहाड़िया, जबरा पहाड़िया। ठीक है, इसके बाद है, ताना भगत आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? ताना भगत आंदोलन जो है वो किस वर्ष प्रारंभ हुआ? वो हुआ 1914 में। ठीक है, देखिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अब जो है ये डेट वगैरह बहुत एकदम डिटेल में नहीं आते। ठीक है, जैसे अभी 1914 का जो हम लोग डेट वगैरह लिख रहे हैं, ऐसा अब सवाल नहीं आता है। जो कमीशन के पेपर्स हैं वो चेंज हो गए हैं, उनका पैटर्न चेंज हो गया है, लेकिन ये सवाल आया है। ठीक है, झारखंड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आपसे ये सवाल पूछा गया था। पिछले कुछ जो भी झारखंड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसमें से ताना भगत आंदोलन के वर्ष का कब शुरू हुआ था इसके बारे में पूछा गया है। ठीक है, लेकिन अभी प्रेजेंटली जैसा एडमिनिस्ट्रेशन, जितने भी कमीशंस के क्वेश्चंस आ रहे हैं, जितने भी, चाहे वो यूपीएससी हो, जेपीएससी हो, या कोई भी झारखंड या फिर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो, कोई भी स्टेट का, स्टेट पीसीएस, सब में अब डेट को बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता है। मैं ये बोल रहा हूँ कि फोकस नहीं किया जाता, इसका मतलब ये नहीं कि वो पूछा नहीं जा सकता है। तो आप याद रखेंगे कि 1914 में ताना भगत आंदोलन हुआ था, लेकिन आप बहुत ज़्यादा फोकस मत कीजिए, आगे बहुत सारी चीज़ें हैं उस पर ध्यान देंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग सवाल 21 में, ताना भगत आंदोलन के नेता कौन थे? कौन थे नेता? अभी हम लोग देखे हैं यहाँ पर कौन थे, यहाँ पर याद रखेंगे, तिलका मांझी कौन थे? जबरा पहाड़िया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, ताना भगत आंदोलन के नेता कौन थे? तो याद रखेंगे, ताना भगत को ही जतरा भगत कहते हैं, जतरा भगत ही कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप लोग एकदम ध्यान से रखेंगे, दिमाग में भर लेंगे, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में ये सवाल आया हुआ है। जिन लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस किया है उनको पता होगा, मैं जिन जिन सवालों में पीवाईक्यू लिख रहा हूँ वो सवाल पूछे जा चुके हैं। मैं उसी के बेसिस पे सभी सवाल बनाया हुआ हूँ। अभी ये 50 सवालों का संग्रह है, इसके बाद मैं दूसरे पार्ट में और भी सवालों को लेकर आऊँगा ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कर सकें। फास्ट रिवीजन होगा, एकदम स्ट्रॉन्ग रिवीजन होगा। प्रश्न 22 है, झारखंड पार्टी की स्थापना कब हुई? झारखंड पार्टी किसने की? किसने की? देखिए, झारखंड पार्टी जो जेपी है वो किसने की स्थापना? जयपाल सिंह मुंडा ने की थी। ठीक है, ये सवाल भी हमारे पूछे जा चुके हैं। ठीक है, याद रखेंगे, झारखंड पार्टी को जेएमएम नहीं समझना है, झारखंड मुक्ति मोर्चा नहीं समझना है। झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी जो है उनकी स्थापना जो है, उसकी स्थापना शिबू सोरेन ने की है। शिबू सोरेन ने हमारे जेएमएम की स्थापना की है, लेकिन अगर बात की जा रही है जेपी, झारखंड पार्टी, तो इस पार्टी की स्थापना जो है जयपाल सिंह मुंडा ने की है। आगे बढ़ते हैं फटाफट, चलिए सवाल 23, प्रश्न 23 है, धुमकुड़िया किससे संबंधित है? देखिए, ये हम लोग सामाजिक सवाल पूछ लिए हैं, इस जगह पर सामाजिक सवाल पूछा गया है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से उठाया सवाल है। धुमकुड़िया किससे संबंधित है? बहुत बढ़िया सवाल है ये धुमकुड़िया जो है ये है युवा छात्रावास से। जो यंग ट्राइबल लोग हैं, जो यंग ट्राइबल लोग हैं, उनके लिए एक छात्रावास, हॉस्टल का प्रावधान है, जहां पर उनके रहने का बंदोबस्त किया जाता है। इसको हम लोग कहते हैं धुमकुड़िया। ठीक है, याद रखेंगे, धुमकुड़िया एक ऐसा हॉस्टल है जहां पर यंग लोग रहते हैं, युवा छात्रावास है। ठीक है, यहाँ पर किसी भी तरह से आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैं बार बार इस चीज़ के लिए दोहरा रहा हूँ कि जिन सवालों को मैं बना रहा हूँ उन सवालों को आप लोग ध्यान से देखेंगे, 2x स्पीड में देखिए, ताकि आप लोगों को वो उन सवालों में आप लोगों के दिमाग में भी बैठ जाए, आप लोगों का टाइम वेस्ट भी ना हो। ठीक है, जल्दी जल्दी में बहुत सारी चीज़ें जानने को मिल जाए। उरांव जनजाति की भाषा क्या है? उरांव जनजाति की भाषा क्या है? याद रखेंगे, उरांव जनजाति कौन सी भाषा बोलती है? कुरुख बोलती है। संथाल बोलती हैं, संथाली। ठीक है, हो बोलते हैं। मुंडारी किन की भाषा है? मुंडा की। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। सवाल प्रश्न 25, जानी शिकार परंपरा किस जनजाति में प्रचलित है? ये देखिए, ये सवाल जो है मैं इसलिए इंपॉर्टेंटली यहाँ पर मार्क करके रखा हूँ क्योंकि इससे पहले ना आप लोग धुमकुड़िया एक टर्म्स पे क्वेश्चन है। ठीक है, टर्म्स पे जब क्वेश्चन होता है तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे सवालों को ज़्यादा जैसे जिन टॉपिक्स को, जिन टर्म्स को हम लोग न्यूज़पेपर में देख रहे हैं,
ठीक है, जिसको फोकस किया गया है, उन सवालों को हम लोग हमेशा से पॉइंट आउट करके रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जानी सरकार परंपरा किस जनजाति में प्रचलित है? जानी सरकार परंपरा जो है ये कौन से जनजाति में प्रचलित है, किस में है? ये है उरांव में। ठीक है, जानी शिकार जो है ये कुछ दिन पहले न्यूज़पेपर में हाईलाइटेड रहा है। ठीक है, तो आप लोग इस चीज़ के लिए थोड़ा तैयार रहेंगे कि ये जो पॉइंट है, इस टर्म को हम लोग उरांव जनजाति में देखते हैं। उरांव जनजाति से ये एसोसिएटेड है, इसी जनजाति से आपको ये इस जनजाति में आपको ये शब्द, इस टर्म का जो है वो यूज होता हुआ दिखता है। ठीक है, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? जलप्रपात जो है वो पूछा जा रहा है, ये भूगोल से सवाल आ गया है आप लोगों के पास, झारखंड भूगोल से। ठीक है, झारखंड के भूगोल से सवाल यहाँ से पूछ लिया गया है। देखिए ये सवाल जो है ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में भी पूछा गया था। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है हुंड्रू जलप्रपात। ठीक है, आप लोग बताएंगे कि हुंड्रू जलप्रपात कौन से जिले में अवस्थित है। ठीक है, ये आप लोगों से सवाल है, कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे कि हुंड्रू जलप्रपात जो है वो कौन से जिले में अवस्थित है। ठीक है, ये पीवाईक्यू में पूछी जा चुकी है। ये चीज़ पूछी जा चुकी है। चलिए हम लोग आते हैं सवाल 27 में। पारसनाथ पहाड़ी किस जिले में अवस्थित है, किस जिले में स्थित है पारसनाथ पहाड़ी? सबसे पहले जानेंगे कि पारसनाथ पहाड़ी क्यों है इतना फेमस। पारसनाथ पहाड़ी जो पार्श्वनाथ थे, जैन जो हमारे जैन ये रहे हैं, गुरु रहे हैं, उनकी वो वहां पर अपना क्या किए थे, ये आप बताएंगे इसका रिलेवेंस। ठीक है, मैं आप लोगों से इस जगह का इसका रिलेवेंस बताएंगे। ये पार्श्वनाथ से जुड़ा हुआ है और क्यों जुड़ा हुआ है, वहां पर ऐसा क्या किया था उन्होंने। चलिए, तो यहां पर हम लोग देखेंगे किस जिले में अवस्थित है, गिरिडीह में। ठीक है, पारसनाथ पहाड़ी जो है कहां पर है, ये गिरिडीह में। और ये सवाल ऑलरेडी पूछा जा चुका है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में। सवाल नंबर 28 है कि झारखंड का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? झारखंड का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? याद रखेंगे, झारखंड का सबसे बड़ा पठार है रांची का पठार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सवाल 29 में। भारत की कोयला राजधानी कौन सी कहलाती है? भारत की कोयला राजधानी, ये बहुत बढ़िया सवाल है, इसलिए क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में भी पूछा गया है। ऐसे सवालों को दोहराया गया है, इनफैक्ट एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार पूछा गया है। भारत की कोयला राजधानी किसको कहते हैं? याद रखेंगे, कोयला राजधानी कहते हैं धनबाद को। ठीक है, कोयला से जुड़ा हुआ अगर हमारे पास कुछ भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है तो धनबाद को हम लोग हाईलाइट कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सवाल 30 में। बोकारो स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से बना है? याद रखेंगे, ये जो स्टील प्लांट है बोकारो, BSC, बोकारो, एक सेकेंड, BSC नहीं, BSP। ठीक है, इसको बसपा नहीं समझ लेंगे आप लोग। ठीक है, बसपा पार्टी नहीं समझ लेंगे, समाजवादी पार्टी नहीं समझेंगे आप लोग। क्या समझेंगे? BSP मतलब बोकारो स्टील प्लांट होता है। बोकारो स्टील प्लांट जो है किसी देश के स्पॉन्सर करने से, किसी देश ने भारत के साथ टाई अप करके यहाँ इस प्लांट को भारत में बसाया है। तो ये किस देश ने किया था? ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, याद रखेंगे। ये प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में सवाल पूछा गया था। और ये किससे? सोवियत संघ। ठीक है, सोवियत यूनियन जो है उनके सहयोग से बना है। देखिए, सोवियत यूनियन को प्रेजेंटली रूस कहते हैं क्योंकि यूनियन में बहुत सारे देश थे। ठीक है, छोटे छोटे देश जो हैं जैसे बाल्टिक नेशंस वगैरह जो हैं वो अलग हो जाते हैं और अभी हम उसको रूस से जानते हैं। ठीक है, तो रशिया या रूस जो है ने बोकारो स्टील प्लांट को स्टैब्लिश करने में, यहाँ पर अवस्थित करने में सहयोग दिया था। ठीक है, हम लोग सवाल नंबर 31 में जाते हैं। लौह अयस्क उत्पादन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र झारखंड में कौन सा है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लौह अयस्क है। ठीक है, आयरन से जुड़ा हुआ है ये। ठीक है, आयरन ओर से जुड़ा हुआ है। तो आयरन ओर जो है ये किस जिले में होता है? याद रखेंगे, नोआ मुंडी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आयरन ओर के लिए। जादूगोड़ा अभी हम लोग पढ़े हैं, किस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? यूरेनियम के लिए। ठीक है, ये सोर्सेस अच्छे से याद कर लेंगे आप लोग।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सीएनटी एक्ट मुख्यतः किस क्षेत्र में लागू होता है? देखिए यहाँ पर आपसे सिंपली डिवीजन पूछा गया है, ये ध्यान देंगे तो आप लोगों से डिवीजन पूछा गया है। मैंने टोटल बताया था कि झारखंड को 5 डिवीजन से बांटा गया, 4 डिवीजन यहाँ लिख दिया गया है। छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट मुख्यतः किस क्षेत्र में लगा था? तो याद रखेंगे छोटा नागपुर क्षेत्र में, ठीक है, क्योंकि कोल्हन क्षेत्र में भी हम लोग देखते हैं सीएनटी एक्ट को लागू होते हुए, लेकिन बोला जा रहा है मुख्यतः, इस शब्द को हम लोग समझेंगे और यहाँ इसका आंसर होगा क्या? छोटा नागपुर एरिया। छोटा नागपुर एरिया, छोटा नागपुर एरिया बेसिकली साउथ छोटा नागपुर एरिया, ठीक है, जो दक्षिण छोटा नागपुर है उस जगह पर। ये क्वेश्चन भी PYQ में पूछ लिया गया है, ठीक है। इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखेंगे आप लोग, क्योंकि इस क्वेश्चन में लौह एस के बारे में अभी तक सवाल नहीं पूछा गया था जेपीएससी द्वारा। जेपीएससी ने पूछा है यूरेनियम के बारे में, जेपीएससी ने कोयला के बारे में पूछा है, जेपीएससी ने अभी तक आयरन के बारे में, लोहा के बारे में नहीं पूछा है, तो उसके लिए थोड़ा तैयार रहेंगे। सवाल नंबर 33 है, एसपीटी एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? संथाल परगना टेनेंसी एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझना। कर सुधार? नहीं, बिल्कुल नहीं। आदिवासी भूमि संरक्षण? बिल्कुल बिल्कुल, याद रखेंगे भूमि संरक्षण है, बस भूमि संरक्षण है। उद्योग विकास नहीं, पंचायत सुधार नहीं, याद रखेंगे आदिवासी भूमि संरक्षण। जो भी भूमि है, इन एक्ट, ये एक्ट जिन जिन क्षेत्रों में लगाया जाता है उसको सुरक्षित करने के लिए, उसको संरक्षित करने के लिए ये एक्ट लागू किया गया था। तो हम लोग सिंपली आदिवासी भूमि संरक्षण लिख देंगे। आगे बढ़ते हैं। झारखंड उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? याद रखेंगे कि अधिकतर उच्च न्यायालय जो है वो उसके कैपिटल मतलब राजधानी में अवस्थित होती है, राजधानी में अवस्थित होती है। सिंपल है। कहाँ होना चाहिए? धनबाद, रांची, बोकारो, देवघर? बिल्कुल, बहुत सही, रांची में होनी चाहिए। बढ़िया। सवाल नंबर 35 में आते हैं। झारखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या है? किसको कहा जाता है? ग्रीष्मकालीन किसको कहा जाता है? ग्रीष्मकालीन जिसको हम लोग समर में, गर्मी में घूमने के लिए जाते हैं, उसका कैपिटल कहाँ है? तो याद रखेंगे कि हम लोग घूमने कहाँ जाते हैं गर्मियों में? पहाड़ों पे जाते हैं। और पहाड़ों के लिए जाना जाता है जो जिला, ठीक है, जिस जिले को हम लोग पहाड़ों के लिए जानते हैं वो है नेतरहाट, ठीक है, पहाड़ों के लिए जानते हैं। ये हिल स्टेशन है, बहुत ही सुंदर है ये, ठीक है। अभी हम लोग ग्रीष्मकालीन राजधानी किसको कहेंगे? नेतरहाट को कहेंगे, ठीक है, नेतरहाट को कहेंगे। आगे बढ़ते हैं कि ये सवाल आप लोग थोड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा कि ये हिल स्टेशन है ये, ठीक है, तो ये याद रखेंगे कि ये सवाल नहीं पूछा गया है। नेतरहाट को अभी तक फोकस नहीं किया गया है। रांची, हजारीबाग को बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में। ये एनालिसिस के बेसिस पे बता रहा हूँ आपको। नेतरहाट जो है ये रिसेंट अपडेटेड डिस्ट्रिक्ट में से एक है, जो न्यूज़पेपर में बहुत हाईलाइटेड रही है। रिसेंट आप देखेंगे तो न्यूज़पेपर में बड़े अच्छे से नेतरहाट को फोकस किया गया है। झारखंड में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला, याद रखेंगे ये चीज़, 33.3% क्षेत्र जो है वो मैंडेटरीली झारखंड में क्या होना चाहिए? जंगली होना चाहिए, मतलब जंगल होना चाहिए, जंगली नहीं होना चाहिए, वन होना चाहिए। जंगली बोलने से थोड़ा सा दूसरा मतलब समझ में आता है, ठीक है। तो झारखंड में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है सबसे ज्यादा? तो सबसे ज्यादा है लातेहार, ठीक है, लातेहार है, याद रखेंगे, ठीक है। इसके बाद आते हैं सवाल नंबर 37 में। जोहार योजना किससे संबंधित है? ये स्कीम से है, याद रखेंगे, स्कीम से है। प्रेजेंट डे स्कीम्स, आजकल जो स्कीम्स बड़ी आ रही हैं उससे ये सवाल पूछे जाते हैं। जोहार योजना जो है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, क्वेश्चन पेपर से सवाल पूछा है ये, ठीक है। तो जोहार योजना किस चीज से है? देखिए, जोहार योजना है आजीविका से, ठीक है। कौन से आजीविका? ग्रामीण आजीविका, ठीक है। 38वां सवाल है, बिरसा मुंडा आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है? ये सवाल मैं नहीं बताऊंगा, इस सवाल का जवाब आप देंगे कमेंट सेक्शन में, क्योंकि इससे पहले भी हम लोगों ने बिरसा मुंडा आंदोलन के बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कस किया हुआ है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे।
कि संथाल विद्रोह 1855 का मुख्य कारण क्या था। ये बहुत ही बढ़िया सवाल है। इस सवाल को इसलिए हम लोग ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझ रहे हैं क्योंकि देखिए, ये ऐसा सवाल जो है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में बार बार घुमा घुमा कर पूछा है। कभी कारण पूछता है, मैंने आप लोगों को कारण नहीं, आपसे पूछा जाता है कि ये कब हुआ, किन लोगों ने इसका नेतृत्व किया। ये सवाल बार बार पूछा जा रहा है। संथाल विद्रोह जो है ये बड़ा फेवरेट है जेपीएससी के प्रीलिम्स का, जो इंटरेस्ट टॉपिक है वो उनमें से। लेकिन याद रखिए, अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप यूपीएससी या किसी भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का, अगर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का आप सवाल देखते हैं तो आजकल उसमें बहुत ही डिटेल्ड, बहुत एनालिटिकल क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो जैसे यहाँ कारण पूछ ले रहे हैं, ठीक है, उसके पीछे के क्या जो तात्कालीन कारण है उसके बारे में, उसकी प्रकृति पूछ ले रहे हैं। तो ये थोड़ा सा ना आप लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है कि संथाल विद्रोह का मुख्य कारण क्या था। संथाल विद्रोह का मुख्य कारण था कि यहाँ की जो ज़मीन है, संथाल परगना क्षेत्र की जो ज़मीन है उसका शोषण हो रहा था, महाजनी प्रथा आ जा रही थी, कर ज़्यादा वसूला जा रहा था, वहाँ के किसानों के साथ बुरा हो रहा था। ठीक है, तो हम लोग इस पे मार्क कर देंगे। जो प्रश्न 40 है वो है छोटा नागपुर क्षेत्र में बेथ बेगारी का अर्थ क्या है। ये बहुत ही ज़्यादा सवाल इंपॉर्टेंट है। ये मैं आपको, ये टर्म्स जो पूछा जाते हैं, जैसे थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था धुमकुड़िया के लिए। छोटा नागपुर क्षेत्र में बेथ बेगारी का मतलब क्या होता है, याद रखेंगे। बेथ का मतलब होता है, बेथ का मतलब होता है बिना, और बेगारी का मतलब होता है ठीक है काम। देखिए, बेगार मतलब, एक मिनट, बेगारी का मतलब होता है जहां काम तो हो लेकिन पैसे नहीं दिया जाए। ठीक है, काम बिना पैसा। बेगार किसको कहते हैं? जो कमाता नहीं है, इसी को कहते हैं बेगार। किसको कहते हैं? जब कोई इंसान काम तो करे लेकिन उसको उसका मूल्य ना मिले। तो बेथ बेगारी का मतलब होता है बिना वेतन जबरन श्रम कराना। ठीक है, बिना वेतन, इसका मतलब क्या होता है? बिना वेतन, बिना पैसा दिए जबरन श्रम कराना। ठीक है, लेबर कराना। ठीक है, तो क्या होगा इनमें से? देखिए, छोटा नागपुर क्षेत्र में बेथ बेगारी का अर्थ क्या है? भूमि कर नहीं, जबरन मजदूरी। बहुत सही, बिल्कुल यही है। धार्मिक कर नहीं, वन कर नहीं, ठीक है, जबरन मजदूरी है। तो इस चीज को आप फोकस करेंगे। आगे बढ़ेंगे हम लोग। इसके बाद सवाल नंबर 41 पे, सरना धर्म क्या है? देखिए, सरना जो है ना, ये याद रखेंगे, ये अच्छा किससे संबंधित है। तो सबसे पहले जान लीजिए कि सरना धर्म होता क्या है। सरना धर्म जो है ये प्रकृति की पूजा होती है, नेचर वर्शिप होती है। ये इंपॉर्टेंट है, नेचर वर्शिप होती है, प्रकृति की पूजा की जाती है इसमें, प्रकृति पूजन होते हैं इसमें। ठीक है, प्रकृति पूजा की जाती है। यहां पर किसकी पूजा होती है? इसमें पूजा होती है भाई पेड़ पौधे, पहाड़, नदी नाले। ठीक है, जो भी नेचर का है, जो भी प्रकृति से जुड़े हुए चीजें हैं उनकी पूजा की जाती है, पहाड़, धरती। ठीक है, ये इनकी पूजा की जाती है। तो बोला जा रहा है कि यह सरना धर्म किससे संबंधित है? मुस्लिम परंपरा, ईसाई धर्म, आदिवासी प्रकृति पूजा, बौद्ध धर्म। बिल्कुल, आदिवासी प्रकृति पूजा है ये सरना धर्म। ठीक है, आगे बढ़े। सवाल 42, प्रश्न 42 है, संथाल जनजाति का मुख्य नृत्य क्या है? ये कल्चर से सवाल है और बहुत ही बढ़िया सवाल है ये। ठीक है, संथाल जनजाति का मुख्य नृत्य क्या है? ये सवाल देखिए, ये जिस तरह से मैंने अभी यहाँ पर आप लोगों के सामने लाया हुआ है, इस तरह से सवाल ये नहीं पूछा गया था। सिंपली जानेंगे, इस तरह का सवाल ये नहीं था। ये सवाल बहुत ही डिफरेंटली पूछा जाता है। ये कल्चर से सवाल बहुत अलग तरीके से पूछा जाता है। ये सवाल आप लोगों के कल के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखेंगे, पेपर 2 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। संथाल जनजाति का मुख्य नृत्य कौन सा है? संथाली जनजाति का मुख्य नृत्य क्या है? यह है संथाली नृत्य। क्या होता है ये? देखिए, ये सामूहिक नृत्य है। सामूहिक, लोग एक तरफ से बहुत बहुत सारे लोग एक साथ समूह में नाचते हैं।
ठीक है, ये सामूहिक नृत्य है। और इस त्योहार में जब भी कोई त्योहार होता है तो पुरुष और महिला दोनों साथ में वो कमर पकड़कर नाचते हैं। ये संथाली नृत्य है, बहुत ही सुंदर होता है। अगर आप लोगों ने देखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये आपके कल्चरल कंसोलिडेशन की बात है। ठीक है, जो भी लोग जेपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, इस बात को, इस संथाली जनजाति की इस नृत्य को ज़रूर देखें, क्योंकि ये बहुत ही सुंदर होता है। और अगर आपसे कल्चर से सवाल जुड़ा हुआ मेंस में भी सवाल पूछते हैं तो उस नृत्य में जो स्टेप्स होते हैं उसके पीछे का कारण है, मैं जब भी कल्चर जब मैं एक्सप्लेन करूंगा तब आप लोगों के सामने वो सारी चीज़ें लेकर आऊँगा। हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 43, अखाड़ा का क्या अर्थ है? जो लोग यहाँ पर इस जगह पर हैं तो वो इस चीज़ को जानते होंगे। अखाड़ा का जो हम लोग शाब्दिक अर्थ समझते हैं जहाँ पर लड़ाई होती है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ठीक है, अखाड़ा का अर्थ क्या है? अखड़ा, ये अखड़ा है। ठीक है, अखड़ा, अखाड़ा क्या होता है? अखाड़ा कहाँ होता है? जहाँ पर कुश्ती मल्ल युद्ध होता है, ठीक है, उसको हम लोग अखाड़ा कहते हैं। क्या होता है? एक रिंग होता है जहाँ में, वहाँ मिट्टी होती है, यहाँ पर पहलवान लड़ाई करते हैं। ठीक है, यहाँ पर पहलवान जो है, ये दो पहलवान आपस में भिड़ते हैं। अखड़ा जो वर्ड है, ये अखड़ा शब्द जो है, ये याद रखेंगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो टर्म्स हैं ये बार बार पूछे गए हैं। मैं उसी बेसिस पे आप लोगों के सामने पीवाईक्यू को समझते हुए एनालिटिकल क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आप लोग इसको देख लेते हैं तो कल के एग्जाम्स के लिए आप लोग बहुत ही ज़्यादा तैयार हो जाएंगे। ठीक है, अखड़ा शब्द का अर्थ क्या होता है? अखड़ा शब्द का अर्थ होता है नाच। ठीक है, ऐसा जगह जहाँ पर नाच गान हो, नृत्य हो, कल्चरल एसिमिलेशन हो, लोग जाएं देखें लोगों को नाचते हुए। क्या है? बाजार है? नहीं नहीं, बाजार नहीं है। क्या है? नृत्य एवं सामुदायिक स्थल, जहाँ पर लोग नाचने गाने के लिए जाते हैं, जहाँ पर पूरी कम्युनिटी जाती है, एक साथ मिलती है, उसको कहते हैं। पंचायत भवन को नहीं कहते, मंदिर को नहीं कहते। अखड़ा का मतलब है जहाँ पर डांस वगैरह हो, जनजातीय नृत्य हो, सामुदायिक स्थल हो जहाँ पर सभी मिलते हैं, इसको हम लोग अखड़ा कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ये सवाल बहुत बढ़िया है, पीवाईक्यू में पूछ चुके हैं। ठीक है, हुंडरू बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हुंडरू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, ये झारखंड के भूगोल से ही सवाल है। हुंडरू जलप्रपात जो है, ये जो है, ये स्वर्ण रेखा नदी पर अवस्थित है। स्वर्ण रेखा नदी पर अवस्थित है। और याद रखेंगे कि हुंडरू जलप्रपात जो है, ये सबसे ऊंचा जलप्रपात है झारखंड का, सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है, ये याद रखेंगे, हम सवाल पे सवाल देख रहे हैं। ठीक है, तो इन केस अगर हमारे एनालिसिस में कहीं भी कोई भी कमी आ जा रही तो मैं दूसरे वाले स्लाइड में, दूसरा जो अभी लाऊंगा पार्ट 2, उसमें मैं और भी सवाल को समझाते हुए, जब हम उसको बना रहे होंगे तो उसमें मैं कोशिश करूंगा कि उसकी व्याख्या सही तरीके से कर पाऊँ, ताकि आप लोग कल जब एग्जाम दे तो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगे। ठीक है, चलिए, तो हमारा सवाल है, दामोदर घाटी परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना किस वर्ष शुरू हुई? ये बड़ा बढ़िया सवाल है। ठीक है, याद रखेंगे, पहले याद रखेंगे दामोदर घाटी परियोजना लाई क्यों गई थी? ये लाई गई थी, ये एक बहुउद्देश्य, पहली मल्टी डायमेंशनल परियोजना है। ठीक है, एक ऐसी स्कीम थी, एक ऐसा प्लान था जिसमें बहुत सारी चीज़ों को देखा गया था, बहुत सारी चीज़ों को सॉल्व करने के लिए, उसके रेजोल्यूशन के लिए लाया गया था। तो दामोदर घाटी परियोजना जो है, ये पहली, इसको हम लोग डीवीसी कहते हैं। ठीक है, दामोदर वैली, ठीक है, हाँ, दामोदर वैली, ये क्या कहते हैं, परियोजना जो है हमारी, अभी मेरे दिमाग से उतर गया। चलिए, दामोदर घाटी दामोदर वैली परियोजना जो है, ये किस वर्ष शुरू हुई थी? दामोदर घाटी परियोजना जो है, ये हुई थी 1948 में। ठीक है, याद, ये दिमाग में कैसे आएगा, याद रखिएगा, 1947 में भारत आज़ाद हुआ है। ठीक है, और झारखंड की, देखिए झारखंड के को कितना ज़्यादा लोगों ने प्रायोरिटी दी होगी, प्राथमिकता दी होगी, कि 1948 में दामोदर घाटी परियोजना है, 1949 में संथाल परगना टेनेंसी एक्ट एसपीटी ला दी गई है, और इस तरह के बहुत सारी परियोजनाओं को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, अच्छा हाँ, इसके लिए जो हम लोग अभी बोले कि मल्टी डायमेंशनल है, मतलब बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना है, तो इसमें बहुउद्देश्य क्या क्या है, याद रखेंगे। बाढ़ नियंत्रण इसका पहला उद्देश्य था, नियंत्रण इसका पहला उद्देश्य था।
दूसरा उद्देश्य क्या है? बिजली उत्पादन, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना, बिजली उत्पादन इसका उद्देश्य है, उत्पादन इसका इसके उद्देश्यों में से एक है। और तीसरा क्या है? सिंचाई, इरिगेशन, ठीक है। झारखंड जो है वो कृषि बहुल क्षेत्र है, तो याद रखेंगे यहाँ सिंचाई के लिए दामोदर घाटी परियोजना जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये मल्टी डायमेंशनल स्कीम है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कब हुआ था ये एक बार देख लीजिए, 1948 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड भारत की किस खनिज उत्पादन में अग्रणी है? बहुत बढ़िया सवाल है ये बहुत ही ज़्यादा सवाल बढ़िया है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में भी पूछा गया है। मैं इससे एसोसिएटेड और भी आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि किस किस सवाल किस किस चीज़ से सवाल पूछा जाता है। अच्छा हाँ, एक और चीज़, क्योंकि हम लोग खनिज के बारे में बात कर रहे हैं, तो याद रखेंगे अगर आपसे सवाल आ जाएगा कि झारखंड का प्रमुख मृदा कौन है, यहाँ पर टाइप ऑफ सॉइल, इसका ये किस यहाँ पर जो प्रमुख मृदा है, किस तरह का सॉइल यहाँ पर ज़्यादातर पाई जाती है, किस तरह की मिट्टी ज़्यादा पाई जाती है, तो याद रखेंगे झारखंड में लाल मिट्टी बहुत ज़्यादा पाई जाती है, लाल मिट्टी बहुत ज़्यादा पाई जाती है, लाल मिट्टी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। और इसके अलावा लेटराइट भी, इसके अलावा लेटेराइट भी, ठीक है। लाल मिट्टी जो है ये पाई जाती है और लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है और याद रखेंगे कि क्योंकि झारखंड एक पठारी क्षेत्र है, ठीक है, झारखंड एक पठारी क्षेत्र है, इसलिए यहाँ पर ऐसे मिट्टी का अगर पूछ लिया जाए कि भाई लाल मिट्टी ही क्यों, काली मिट्टी क्यों नहीं मिलती है, ठीक है, तो इसका कारण है कि पठारी क्षेत्रों में लाल मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। और दूसरा कि इस वजह से यहाँ का जो कृषि उत्पादन है वो सीमित रहता है, लाल मिट्टी की वजह से, क्योंकि बहुत ज़्यादा उपजाऊ नहीं होता, फर्टिलिटी नहीं होती इसमें बहुत ज़्यादा, इसीलिए ये इसका उपज जो है बहुत सीमित रह जाता है, ठीक है। चलिए इसके बाद एक सवाल है कि ये झारखंड भारत के किस खनिज उत्पादन में अग्रणी है? ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पूछ लिया गया है। इसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं? इसका हम लोग आंसर लिखते हैं अभ्रक, हम लोग लिखते हैं अभ्रक। कोडरमा जो है, कोडरमा जो है, कोडरमा क्षेत्र जो है, इसको विश्व की अभ्रक राजधानी कही जाती थी, विश्व की अभ्रक राजधानी कही जाती थी, ठीक है। अभ्रक राजधानी, माइका कैपिटल कहा जाता था इसको, अभ्रक राजधानी। सोचिए विश्व की बता रहा हूं मैं, ये झारखंड की या फिर भारत की नहीं बता रहा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अब हम लोग लास्ट की तरफ पहुंच चुके हैं, ठीक है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टाटा आयरन स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1907 में, 1907 में। जमशेद जी टाटा जो हैं, जमशेद जी, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, जमशेद जी टाटा, इन्होंने स्थापित की थी, ठीक है। और यहाँ से भारत का औद्योगिकीकरण शुरू हुआ था। याद रखेंगे अगर आपसे पूछा जाएगा कि जो टिस्को 1907 में स्थापित हुई, ये भारत के लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है, ठीक है, भारत के मतलब आर्थिक अर्थव्यवस्था में किस तरह से महत्वपूर्ण है, तो आप सिंपली लिखेंगे यहाँ से औद्योगिकीकरण, औद्योगिकीकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत हुई थी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत हुई है यहाँ से। किसने किया है इसको स्थापित, किसने किया है? जमशेद जी टाटा ने। कहाँ किया है? जमशेदपुर में। चलिए आगे बढ़िए। इन्हीं के नाम पे, जमशेद जी टाटा के नाम पे ही जमशेदपुर शहर का नाम बसा है। आगे बढ़ते हैं। छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट के अंतर्गत भूमि हस्तांतरण किस पर प्रतिबंधित है? किस पर प्रतिबंधित है? बड़ा बढ़िया सवाल पूछा है इसमें। ये हम लोग ऑलरेडी जब सीएनटी और एसपीटी एक्ट पर लेक्चर कर रहे थे, तो मैंने वहाँ पर इसको बहुत ज़्यादा फोकस किया है, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन किया है, तो आप उसमें से भी देख सकते हैं, लेकिन अभी आपके पास समय कम है, तो आप सीधा हमारे इस जगह पर ही पूरा कॉन्सेंट्रेट करेंगे। तो छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट के अंतर्गत भूमि हस्तांतरण किस प्रकार संबंधित है, किस पर संबंधित है? याद रखेंगे, किस पर? आदिवासी भूमि पर। सरकारी ज़मीन को हम लोग किसी को भी बेच सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। औद्योगिक जो औद्योगिक है उसको किसको ट्रांसफ़र करेंगे,
ठीक है, जो इंडिजीनियस है, जो जगह है, हम लोग याद है, याद रखिएगा, झारखंड में जो लैंड है इसको 3 आइडेंटिटी से बांटा गया है। पहला क्या है? जीवन या लाइफ, दूसरा संस्कृति या कल्चर, और तीसरा अस्तित्व या एग्जिस्टेंस, अस्तित्व या एग्जिस्टेंस। ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी लेक्चर में कवर किया है, इसको मैंने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब भी किया है, अगर आपको देखना हो तो आप जाकर देख सकते हैं। तो याद रखेंगे कि सीएनटी एक्ट जो है वो किस पर लगाया गया है? तो आदिवासी भूमि पर, कि आप आदिवासी भूमि को नहीं खरीद बिक्री कर सकते हैं। चलिए इस पार्ट का जो अंतिम सवाल है, 50वां सवाल है, वो है एसपीटी एक्ट किस क्षेत्र में लागू है? याद रखेंगे कि एसपीटी एक्ट किस क्षेत्र में लागू रहेगा? संथाल परगना पे। किस पे? याद रखेंगे कि संथाल परगना टेनेंसी एक्ट जो है वो किस क्षेत्र पे लागू होता है? कौन से डिवीजन पे? संथाल परगना पे। यहाँ पर हम लोग 50 सवालों का एक टारगेट पूरा किए हैं। यहाँ पर पीवाईक्यू और एमसीक्यू दोनों हम लोगों ने कवर किया है। ये पार्ट 1 था, ये हमारा पार्ट 1 था। हम इसके बाद पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 हम कल तक, जब तक आप एग्जाम्स दे रहे हैं तब तक मैं आप लोगों के प्रिपरेशन को सॉलिड बनाने के लिए इसके जितने भी साइमुलेटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं, जो संभावित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, मैं सब आपके सामने वीडियो में लाऊंगा। आपसे बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। 1.5x से लेकर 2x जो आपको ज़्यादा समझ में आए उसमें आप इस वीडियो की स्पीड बढ़ा लीजिए और इसको कवर कीजिए। टाइम वेस्ट मत कीजिए जितना ज़्यादा। आप इसके बाद में पार्ट 2 लाऊंगा, पार्ट 2 देखिए, प्रिपेयर कीजिए, अपने से ज़्यादा सवाल संभालने की कोशिश कीजिए। इसके अलावा पेपर 1 भी है, ठीक है? तो आप दोनों क्वेश्चंस को, दोनों पेपर को आप लोगों को इक्वली हैंडल करना है, इसीलिए टाइम इतना ज़्यादा नहीं है, ध्यान से रखेंगे। इसके बाद में और भी सवाल आप लोगों के सामने लेकर आऊँगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।